हेलो गुड इवनिंग, मैं सुमित आप सभी का प्रहार जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बंगाल विजय का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बंगाल विजय को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारा लास्ट लाइन था कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। फोर्ट विलियम एक किला था जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और ये किला बंगाल के क्षेत्र में था, कोलकाता के पास, और इसी किले पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। तो इस अधिकार के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज के एक गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इस समय थे मद्रास में, तो वो मद्रास से सीधे बंगाल की तरफ आए और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि हुई। संधि कहने का मतलब है दोनों में आपसी समझौता हुआ और उस समझौते का नाम था अलीनगर की संधि। तो आप इसको याद रखेंगे कि जब फोर्ट विलियम के किले पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया 20 जून 1756 को, उसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि हुई और उस संधि को कहते हैं अलीनगर की संधि। और ये संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। अभी क्या है कि जब आप पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं तो डेट बहुत मस्ट हो जाता है, डेट आपको याद रखना ही पड़ेगा। डेट जो है याद रखिए। और जब बंगाल विजय पढ़ रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस चैप्टर का आपको पूरा डेट याद रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट को नोट कर दिया है कि अलीनगर की जो संधि हुई वो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई और ये हुई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अलीनगर जो है वो कोलकाता का पुराना नाम है अलीनगर, और इस नाम को दिया था सिराजुद्दौला ने ही। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि अलीनगर कोलकाता का ही पुराना नाम है। तो ये संधि जो हुई वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई और इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम का किला वापस अंग्रेज़ों को दे दिया और अंग्रेज़ लोग अपने जगह पर अस्थायी हो गए, सिराजुद्दौला अपने जगह पर चले आए। दोनों में समझौता हो गया, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पर मानने वाले थे नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू किया, क्योंकि सिराजुद्दौला ने काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा दिया। नुकसान पहुंचाया, उसका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। अब उन्होंने क्या किया, उनके दरबार में वैसे व्यक्ति का पता लगाने लगे जो उनके खिलाफ थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। तो उनको पता चला कि उनके खुद के सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति जो उनके उत्तराधिकार के विरोध में थे, उनकी मौसी घसीटी बेगम, जगत सेठ एक बैंकर था। बैंकर का मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का महाजन, बैंकर हिंदी में उसको महाजन कह सकते थे, जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था, बाद में फिर उसको वसूल करता था। तो उसी टाइप का था सिराजुद्दौला के दरबार में एक बैंकर जिसका नाम था जगत सेठ, व्यापारी अमीन चंद और दीवान राय दुर्लभ। दीवान से आप याद रखेंगे कि दीवान जिसको नियुक्त किया जाता था वो टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। तो वही दीवान जो थे वो राय दुर्लभ थे। ये पाँचों लोग जो थे वो सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार के विरोध में थे। इनका मानना था कि सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब नहीं बनते, हम सभी में से कोई एक बन जाते। तो ये सारे लोग सिराजुद्दौला से नाखुश थे। इसी का फ़ायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने इन सब को कुछ लोभ लालच देकर अपनी तरफ उन्होंने मिला लिया। जैसे मीर जाफ़र से बात हुआ कि अगर हम सिराजुद्दौला से युद्ध करेंगे और इस युद्ध में आप हमको इनडायरेक्टली रूप से हमारा साथ देंगे तो हम सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। उसी प्रकार उसकी मौसी घसीटी बेगम, बैंकर जगत सेठ, व्यापारी अमीन चंद, दीवान राय दुर्लभ, इन सब को कुछ ना कुछ लोभ लालच देकर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया और मिलाने के बाद उन्होंने एक युद्ध की घोषणा कर दी। और वो युद्ध जो हुआ वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ और उस युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध। अब फोकस करेंगे प्लासी के युद्ध पर। प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, तो अंग्रेजी सेना का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 23 जून 1757 ईस्वी को, आप डेट याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को और बंगाल में प्लासी नामक एक जगह है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम है प्लासी का युद्ध। और ये हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। ये युद्ध हुआ सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
रॉबर्ट क्लाइव। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला पराजित हो गए, अंग्रेज़ों से हार गए। हारने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो जितने भी लोग थे जो इनके खिलाफ चल रहे थे या फिर इनका विरोध कर रहे थे सिराजुद्दौला का, उनमें ये 5 लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जैसे मीर जाफ़र, घसीटी बेगम, जगत सेठ, अमीन चंद, राय दुर्लभ। लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जो जिन्होंने सिराजुद्दौला का जमकर साथ दिया, उनका नाम था मीर मदान और मोहनलाल। तो आप इन दोनों का नाम भी याद रखेंगे कि इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हार गए। हारने के बाद अंग्रेज़ों ने जैसा तय किया गया था मीर जाफ़र के साथ कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, तो उसी तरह अंग्रेज़ों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब जो है वो मीर जाफ़र को बनाया 1757 से 60 ईस्वी के लिए। 3 साल तक ये रहे शुरुआती दौर में, बाद में फिर से एक बार बने, लेकिन शुरू में यह 1757 से 60 3 साल के लिए मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बने। तो अभी क्या हुआ कि जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के इशारों से बंगाल का नवाब बने, तो अंग्रेज़ लोग इनको एक एज ए कह सकते हैं कि कठपुतली की तरह यूज करने लगा। अंग्रेज़ों को जैसा मर्जी होता था टैक्स वैसा फिक्स करवाना, जो मर्जी होता वो अपने हिसाब से करते थे। ये जो थे मीर जाफ़र वो सिर्फ नाम के नवाब थे, बाकी काम जो होता था वो अंग्रेज़ों के हाथों में ही होता था। तो मीर जाफ़र 1757 से 60 तक रहे। बाद में इन्हीं के दामाद थे मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से बात कर लिया कि अगर आप हमको बंगाल का नवाब बना देते हैं तो हम आपको मीर जाफ़र से ज़्यादा छूट देंगे बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब मीर जाफ़र को हटा दिया और फिर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम 1760 से 63, ये भी 3 साल के लिए बंगाल के नवाब रहे। तो मीर कासिम थे बहुत ज़्यादा होशियार व्यक्ति। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर हम बंगाल के क्षेत्र में रहेंगे और यहीं पे रह के अपना नवाब का पद अस्थाई बनाते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर किसी भी तरह का कोई कानून अगर बनाया जाए तो अंग्रेज़ लोग हमको फिर से वापस हटा देंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी को चेंज किया, और चेंज करने के साथ ही इन्होंने क्या किया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्ट। इन्होंने सोच लिया कि अंग्रेज़ों से दूर रहेंगे और वहीं से कुछ ना कुछ नया नियम वगैरह बनाएंगे तो हमारा सक्सेसफुल रहेगा। बाकी अगर रहकर अगर ये कुछ वैसा करते तो अंग्रेज़ लोग इनको करने नहीं देते। तो इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया और उन्होंने टैक्स में थोड़ा संशोधन किया। टैक्स में क्या था, पहले क्या था कि जब अंग्रेज़ लोग मीर जाफ़र को कठपुतली सरकार की तरह यूज करते थे, तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको टैक्स में छूट दे दिया और भारतीय व्यापारी से ये लोग टैक्स लेते थे। तो अभी मीर कासिम ने क्या किया कि ये जो टैक्स था उसमें संशोधन किया और भारतीय व्यापारियों को भी छूट देना शुरू कर दिया। इसी छूट को देखकर अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये हमारे जो है पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर क्या है, पहले क्या था कि ब्रिटिश व्यापारियों से टैक्स नहीं लिया जाता। अगर कितनों कोई वस्तु है, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो अगर अंग्रेज व्यापारी बेचेंगे इसको 110 में, फिर भी इनको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही 100 रुपये की वस्तु पर भारतीय व्यापारी से 10% टैक्स लिया जाए तो ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 110 रुपये क्रय मूल्य। तो इसको बेचना होगा प्रॉफिट से, तो ये बेचेंगे 120 में, तो इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। तो यही था, तो इसी चीज़ को संशोधन किया मीर कासिम ने। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर अंग्रेज के व्यापारियों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो भारतीय व्यापारियों से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनका भी टैक्स हम फ्री कर देंगे। तो मीर कासिम ने यही किया, भारतीय व्यापारियों का भी टैक्स फ्री कर दिया। अब टैक्स फ्री होने के साथ बाज़ार में कंपटीशन बढ़ने लगा, अंग्रेज़ों को जगह जगह पर दिक्कतें होने लगी, और इसी दिक्कतों के वजह से पटना के पास क्या हुआ कि एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनका नाम था एलिस और मीर कासिम के कुछ लोगों के साथ अनबन शुरू हो गए, और इसी क्रम में एलिस जो था वो मारा गया, पराजित हुआ और मारा भी गया। तो एलिस जैसे मरे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को वापस फिर से बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। तो अब जब मीर कासिम को हटाया 1760 से 63, ये 3 साल रहे और इनको वापस हटा दिया, तो ये चले गए अवध के नवाब के पास। तब तक फिर से मीर जाफ़र को यहाँ पर बंगाल का नवाब बना दिया। और ये जो मीर कासिम को हटाया था अंग्रेज़ों ने, तो ये मीर कासिम चले गए अवध के नवाब के पास अपनी सहायता के लिए कि भाई तुम मेरी सहायता करो। तो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला।
शुजा-उद-दौला के पास पहुँचे और वहाँ पर पहले से मौजूद थे शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय मौजूद थे, मीर कासिम शुजा-उद-दौला के पास पहुँचे तो तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक क्या किया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक त्रिगुट सम्मेलन किया। और इसी सम्मेलन के बाद क्या हुआ कि इनको एक युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ। उस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो अभी हम लोग क्या है कि बक्सर का युद्ध देखेंगे। और हम लोग देख रहे थे कि मीर कासिम, जिसको अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था, तो मीर कासिम चले गए थे अवध के नवाब के पास। और अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर पहले से मौजूद थे केंद्रीय नवाब, केंद्रीय बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, तीनों के बीच अंग्रेज़ों के खिलाफ त्रिगुट सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में इन तीनों ने मिलकर तय किया कि लगभग हम लोग बंगाल के क्षेत्र से अंग्रेज़ों को वापस खदेड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बक्सर, यानी कि बिहार में पड़ता है बक्सर, बक्सर के पास अंग्रेज़ और इन तीनों के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। अब इसको याद रखेंगे, इस सम्मेलन के बाद हुआ बक्सर का युद्ध। ये हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। एक तरफ थे ये तीनों, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम से आप पहले परिचित थे कि ये बंगाल के नवाब रह चुके थे। इनको अंग्रेज़ों ने हटाया, जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा। तो शुजा-उद-दौला कौन थे? ये अवध के नवाब थे। और उसके बाद शाह आलम, ये मुग़ल बादशाह थे जो केंद्र में रहते थे। तो ये तीनों के बीच सम्मेलन हुआ। तो एक तरफ ये तीनों थे और एक तरफ अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुंडो। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। और वो हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? मीर कासिम एंड टीम कहने का मतलब है ये तीनों, मीर कासिम और इनकी टीम जो भी थे, उनकी हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। जब अंग्रेज़ लोग जीत गए बक्सर के युद्ध में तो कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति और मजबूत हो गई। और स्थिति के मजबूत होने के साथ अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरा एकदम कब्जा जमा लिया। और उस कब्जे के बाद क्या हुआ कि इनके बाद संधि हुई। किसी भी युद्ध के बाद समझौता होगा, तब जाकर क्या हुआ कि वहाँ पर शांति होगी। तो उसी के बाद समझौता हुआ, इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ये हुई 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई वो बक्सर के युद्ध के बाद हुई। और ये 1765 में हुई। तो दो संधि हुई। पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765 को। दोनों ये डेट आपको याद रखना है। पहला संधि 12 अगस्त 1765, दूसरा 16 अगस्त 1765 को हुआ। अब पहला संधि जो हुआ वो बादशाह जो थे, केंद्र मुग़लों के बादशाह जो केंद्र में थे, उनका नाम शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ। जो 12 अगस्त को पहली संधि हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि। तो सवाल में अगर आपसे आ जाए कि इलाहाबाद की टोटल कितनी संधि हुई, तो दो संधि हुई, एक 12 अगस्त 1765 को, दूसरा 16 अगस्त 1765 को। तो जो पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी वो हुई बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट है कि शाह आलम द्वितीय ने इस संधि के तहत, पहली संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया। सवाल में आपसे अब पूछेगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने अंग्रेज़ों को दिया था, तो उसे शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को दिया था और इलाहाबाद की पहली संधि के तहत। और ये संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। उसके बाद तीसरा था, अंग्रेज़ों ने क्या किया, 26 लाख प्रति वर्ष पेंशन मुग़लों को देना तय किया। बोला भाई साहब तुम इतना पेंशन लो और चुपचाप बैठे रहो, अब हमारे हाथ में, तुम बंगाल को छोड़ दो। तो 26 लाख रुपया जो है वो मुग़लों को पेंशन के तौर पर देना तय किया गया इलाहाबाद की पहली संधि के तहत, जो 12 अगस्त 1765 को हुआ। उसके बाद दूसरी संधि हुई 16 अगस्त को। अब ये जो दूसरा संधि हुआ वो शुजा-उद-दौला और अंग्रेज़ के बीच हुआ। शुजा-उद-दौला और अंग्रेज़ के बीच इसलिए हुआ कि शुजा-उद-दौला का अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। शुजा-उद-दौला ने क्या हुआ, अलग से आकर और वो युद्ध में पार्टिसिपेट किया, जिससे अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये दूसरा संधि जो हुआ वो शुजा-उद-दौला और अंग्रेज़ के बीच हुआ। अंग्रेज़ के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इस संधि के तहत अंग्रेज़ों का जो नुकसान हुआ था उसने शुजा-उद-दौला से वसूल किया। अब क्या था कि अंग्रेज़ों को 50 लाख तथा चुनार का किला शुजा-उद-दौला से जुर्माना के तौर पर मिला। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, शुजा-उद-दौला से जुर्माना लिया 50 लाख रुपया और एक चुनार का किला। बोला तुम जो है इस युद्ध में बिना किसी नियम के, कायदे कानून को, हमने तुम्हारे क्षेत्र के ऊपर कुछ भी कब्जा वगैरह नहीं किया, फिर भी तुमने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया उनकी तरफ से, इसलिए तुमको जुर्माना के तौर पर
पर देना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा क्षेत्र भी कब्जा करेंगे। तो इस डर से शुजा-उद-दौला ने उनको 50 लाख और एक चुनार का किला दे दिया और उसके बाद ये दोनों संधि संपन्न हुई और इस संधि के बाद अंग्रेजों का कंप्लीटली रूप से बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा हो गया। अब क्या है कि इसी तरह यहाँ पर हमने नोट कर दिया कि इसी तरह अंग्रेजों के बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 1765 में द्वैध शासन को लगाया। थोड़ा समझिए, द्वैध शासन होता है दो टाइप का शासन, एक वो होता है कि टैक्स का काम और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेजों ने क्या किया, द्वैध शासन के तहत जो टैक्स का काम था अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन चलाने की जो व्यवस्था थी वहाँ के नवाब के हाथों सौंप दिया। अब टैक्स का काम जब कोई अलग व्यक्ति वसूलेगा, सारा का सारा पैसा कोई और ले जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा पॉसिबल। तो उसी तरह था कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नवाब को दे दिया और टैक्स का सारा पैसा अंग्रेज खुद ले जा रहे थे। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे नवाब के ऊपर कि ये नवाब गलत है, ऐसा है वैसा है। तो लोगों और नवाबों के बीच और असंतुष्टि फैलेगा, दोनों के बीच अविश्वास फैलेगा और इससे क्या होगा कि वो कहते हैं ना, फूट डालो राज करो की नीति। तो दोनों के बीच आपस में अनबन होगा और अंग्रेज वहाँ पर आराम से कंफर्टेबल रूप से अपना राज चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने यही नियम अपनाया और उन्होंने द्वैध शासन को लगा दिया 1765 ईस्वी में। हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन को लगा दिया, लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। और इस तरह से बंगाल विजय आज हमारा समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।